हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में बेटा हमने प्रोनाउन पे चर्चा किया था। प्रोनाउन से रिलेटेड पिछली क्लास जो थी वो प्रोनाउन रूल्स की क्लास थी। प्रोनाउन रूल्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पे चर्चा किया था और आपको बताया था कि प्रोनाउन के साथ कैसे हम प्रोनाउन से जुड़े हुए कितने नियम हैं जो विगत वर्षों में पेपर में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और प्रोनाउन से रिलेटेड सभी नियमों पर चर्चा की बात आपसे बताई गई थी, कही गई थी कि हम 3-4 पार्ट में प्रोनाउन के ढेर सारे नियम हैं, तो सबको अलग अलग हिस्से में बांट कर पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ने में वो चीजें शायद उतने अच्छे से क्लियर आपको ना हो। ठीक, तो आई होप कि पिछली क्लास को आपने कायदे से पढ़ा, समझा और देखा होगा। चलिए, प्रोनाउन की एक और क्लास के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। प्रोनाउन की पिछली क्लास में जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हमने सब्जेक्ट के रूप में इट का एक दो एग्जाम्पल लिया था कि बी की फॉर्म रहती है, तो जैसे इट इज मी नहीं होगा, इट इज आई होगा, नॉमिनेटिव केस में यूज होता है, ऐसे चर्चा हुई थी। चलिए, आज हम इट के यूज को ही देख लेते हैं। इट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शब्द है बेटा, जो विभिन्न विभिन्न जगहों पर विभिन्न विभिन्न प्रकार से यूज होता है। तो आज हम इट का प्रयोग, जिसे आप यूज ऑफ इट भी कह सकते हो, देखेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम इट का यूज कहां कहां करते हैं, किस किस परिस्थितियों में कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और हम पहले रूल को देखते हैं। देखिए बेटा, इट के पहले रूल की अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ चीजें याद रखना है। जैसे जहां पर एनिमल्स अर्थात जानवरों का नाम आएगा, जहां पर पदार्थों का नाम आएगा, जहां पर देश या मौसम या शिशु वगैरह की बात आएगी, वहां पर इट का यूज होगा। तो अगर मैं बात करूं तो हम पहला रूल देख लेते हैं। मैंने कहा जानवर, निर्जीव पदार्थ, शिशु। ठीक, जानवर, निर्जीव पदार्थ, शिशु। और पहले इसी तीनों को देखते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब कि जहां पर एनिमल्स का जिक्र होगा, जहां पर सब्सटेंस अर्थात पदार्थ का जिक्र होगा, और जहां पर बेबी वगैरह आ जाए या चाइल्ड वगैरह आ जाए, तो ऐसी जगहों पर आप क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे। अगर मैं इसको मानूं रूल नंबर 1, पहला रूल है आज का, एनिमल्स आ जाए, सब्सटेंसेस की बात हो जाए, ठीक, या नॉन लिविंग थिंग्स जिनको आप कहते हो, तो इन सभी के साथ आप इट का यूज करेंगे। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया, जानवर हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, ठीक, और बेबी अर्थात शिशु हो गया। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई हैव अ काउ। एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास एक गाय है। अब मुझे बताना है कि इसकी पूंछ जो है लंबी है, या इसके सींग जो है बड़ी है, या इसका जो कलर है वो सफेद है, तो इस तरीके से। तो अब आप जब काऊ से रिलेटेड प्रोनाउन लाओगे सब्जेक्ट के रूप में, तो वो इट लेके आओगे। तो आप कह सकते हो इट हैज अ लॉन्ग टेल, इसकी एक लंबी पूंछ है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम जानवर के नाम के जगह पर इट का प्रयोग करते हैं। एक चीज और देखिए, मैंने कहा कि रमेश हैज अ डॉग, रमेश के पास एक कुत्ता है, इट इज ब्लैक, यह काला है। तो ये इट किसके लिए आया है बेटा, ये इसी डॉग के लिए आया है। तो अगर एनिमल की बात होगी तो आप सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास का रूल नंबर 1 समझ में आ गया होगा और उसके 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। चलिए, नॉन लिविंग का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं और बेबी और चाइल्ड के रूप में कैसे यूज होता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। इट का यूज
कई बार आपको कंफ्यूज करता है। दिस और इट के डिफरेंस पे भी रिलेटेड हम आपको क्लास देंगे, जिसमें आप समझ पाएंगे कि कहाँ दिस लगता है, कहाँ इट लगता है, क्योंकि हिंदी मीनिंग में दोनों का मतलब यहाँ होता है, तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं नॉन लिविंग थिंग की बात करूं तो मैं कह सकता हूं आई हैव अ टेबल। मेरे पास एक क्या है, मेज है। इट इज मेड ऑफ वुड, यह लकड़ी से बनी हुई है। तो इट का यूज टेबल के सेंस में हो गया। हेयर इज अ चाइल्ड, यहां एक बच्चा है। और इट इज वीपिंग, यह रो रहा है। तो इट का यूज चाइल्ड के सेंस में हुआ है। तो इस तरीके से आप इट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ वगैरह हैं, उनके लिए यूज कर सकते हो, और चाइल्ड अर्थात बेबी, बच्चा इत्यादि के लिए यूज कर सकते हो। ठीक, तो आई होप आपको आज की क्लास का पहला रूल इट के प्रयोग का, कि वो ना निर्जीव के लिए, जानवर के लिए और शिशु के लिए यूज होता है, समझ में आ गया होगा। मैं इसे रफ कर रहा हूं। हम नेक्स्ट रूल पे चर्चा करेंगे कि इट का प्रयोग और कहां होता है। अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं बेटा, रूल नंबर 2 की मैं बात करूं, तो जब भी देश का नाम आता है तो उसके लिए आप इट का यूज करते हो। एक चीज और आपको बता दूं जो जरूरी है, इट का जो प्लूरल होता है बेटा, वो क्या होता है, दे होता है। ठीक, आई होप आप इसको याद रखेंगे। जहां पर प्लूरल के सेंस में बात होगी वहां पर दे का प्रयोग करेंगे आप इट की जगह पे। कैसे, जैसे मैं कह सकता हूं कि अमेरिका is a country, it is a developed country। मैंने कहा अमेरिका इज अ कंट्री, अमेरिका एक देश है, और इट इज अ डेवलप्ड कंट्री, यह एक विकसित देश है। तो इट का यूज बेटा यहां पर अमेरिका अर्थात देश के नाम की जगह पर हुआ है। यही रूल नंबर 2 है कि अगर देश का नाम है तो आप वहां क्या करेंगे, इट का यूज कर सकते हैं। अब अगर एक देश के नाम की जगह दो देश का नाम आ जाए, जैसे मान लीजिए इंडिया और श्रीलंका का नाम आ जाए, इंडिया एंड श्रीलंका आर डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया एंड श्रीलंका आर डेवलपिंग कंट्रीज। इंडिया और श्रीलंका क्या है, विकासशील देश है। ठीक, और अब यहां पर अगर मुझे कहना हो कि ये तेजी से बढ़ रहे हैं या तेजी से विकास कर रहे हैं, या ये अड़ोसी पड़ोसी हैं, ऐसे, तो मैं दे का यूज कर सकता हूं। दे आर ग्रोइंग फास्ट, ये तेजी से बढ़ रहे हैं या तेजी से विकास कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर दे का यूज जो हुआ है वो इंडिया और श्रीलंका दोनों देश के नाम आ गए हैं। दो देश, एक नाम होगा तो सिंगुलर होगा, दो हो जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा। तो क्योंकि अब यहां पर देश का नाम है और प्लूरल में है, तो हमने इट का प्लूरल दे यूज में लाया है। तो आई होप आज का दूसरा रूल आपको समझ में आ गया होगा। हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स को छोटे छोटे रूल के नाम से आपको बताने का प्रयास किया है, ताकि आपको आसानी से याद रहे। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं। हम नेक्स्ट रूल देखते हैं जो इट के प्रयोग को बताएगा कि इट और कहां पर कैसे प्रयोग में आता है। साथियों, अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं तो बेटा जहां पर भी समय की बात होगी, जहां पर भी मौसम की बात होगी, जहां पर भी तापमान की बात होगी, जहां पर भी दूरी की बात होगी, जहां पर भी प्राकृतिक घटनाओं का जिक्र होगा, वहां पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आप इट का प्रयोग करोगे।
कहीं कहीं इसे इम्पटी इट भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर इसका अर्थ कोई नहीं होता। ठीक, वैसे इट का मतलब यह होता है, लेकिन यहां पर इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये केवल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर इंट्रोडक्शन कराने के लिए प्रयोग में आता है। ठीक, जैसे इट इज 6 o'clock, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि यह 6 बजे है। इट इज 6 o'clock का मतलब 6 बजे है। ठीक, तो देखिए समय की बात हुई तो इट का यूज हुआ। वेदर, जैसे इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है। अब यहां पर बरसात होना दर्शाना था, मौसम की बात करो या प्राकृतिक घटना की बात करो, तो इस अर्थ में इट का यूज हो गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा इट इज वेरी हॉट, यह बहुत गर्म है, तो यहां पर यह के अर्थ में इट का यूज हुआ है। ठीक, लेकिन अगर यहीं पर ऐसा हो जाए कि मैं मौसम की बात करूं, जैसे इट इज, या ठंडियां आने वाली हैं, तो इट इज विंटर, सर्द का मौसम है। ठीक, तो यहां पर इट इज वेरी हॉट का मतलब यह बहुत गर्म है तो हो जाएगा। लेकिन अगर मौसम की बात होगी, ये तो स्थिति कंडीशन की बात हो गई, अगर मौसम की बात होगी तो इट इज विंटर, इसका मतलब सर्दी है। ठीक, और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे अगर मैं दूरी की बात करूं, ठीक, तो दूरी की मैं बात कैसे कर सकता हूं, जैसे 5 किलोमीटर है, कहते नहीं हो कि भैया हमें वहां जाना है, वो जगह जो है यहां से 5 किलोमीटर है, तो इट इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, यहां से 5 किलोमीटर है। ठीक, तो इट इज 5 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। तो इस तरीके से आप समय के अर्थ में, मौसम के अर्थ में, मौसमी घटनाओं या प्राकृतिक घटनाओं के अर्थ में, दूरी वगैरह के अर्थ में, ठीक, आप किसको प्रयोग में लाते हो, इट का प्रयोग करते हो, इट को प्रयोग में लाते हो। और कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे जब आपको समय के संबंध में, आप जैसे मॉर्निंग इवनिंग वगैरह होती है ना, तो आप यूज करते हो। थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जगह नहीं है, यही आप मैंने समझाने के लिए लिखा था वेरी हॉट और विंटर, तो विंटर को सीधा कर देते हैं जो सही वाला है। ठीक, इससे हमें यहां स्पेस मिल जाएगा। जैसे इट इज मॉर्निंग, ठीक, सुबह है, तो इस अर्थ में इट का प्रयोग हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के अर्थ में करते हैं। आई होप आपको इट का प्रयोग का रूल नंबर 3 समझ में आ गया होगा, जहां हम समय, मौसम, तापमान, प्राकृतिक घटना या दूरी के अर्थ में इट का प्रयोग करते हैं। अब आपको बताना हो चाहे कि सोमवार है, चाहे आपको बताना हो कि मार्च का महीना है, चाहे आपको बताना हो सुबह है, दोपहर है, शाम है, चाहे आपको बताना हो कि जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, चाहे आपको बताना हो कि किसी भी मौसमी घटना के जिक्र में कि बारिश हो रही है, गर्मी पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है। ठीक, चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं और हम क्लास में आगे पढ़ेंगे कि अगला रूल क्या है इट का। अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं बेटा, तो इन्फिनिटिव, जीरंड और क्लॉज के बदले में हम इट को प्रयोग में लाते हैं। ठीक, इन्फिनिटिव, जीरंड और क्लॉज के बदले में हम इट को प्रयोग में लाते हैं। कैसे लाते हैं जरा आप समझिए। जैसे मैं कहूं कि इसे हल करना आसान है, तो आप ट्रांसलेशन कैसे बना लेते हो, इट इज easy to solve it, it is easy to solve it, इसे हल करना आसान है। तो अब यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आपने इट को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। ठीक, इसी को आप दूसरे तरीके से अगर लिखा हुआ देखोगे तो कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है कि सॉल्विंग इट इज इजी, इसे हल करना आसान है। तो आपने इसी को एक तरीके से कहिए चेंज कर दिया है कि इट इज इजी टू सॉल्व इट। जैसे आप एक और एग्जांपल समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे आप कहते हो स्मोकिंग इज बैड,
अब आप इसको जब चेंज करते हो, ठीक, तो आप इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी तो लिखते हो कि इट इज बैड टू स्मोक, ठीक। तो इन्फिनेटिव की जगह पर, जीरंड की जगह पर या क्लॉज की जगह पर आप इट का यूज करते हो। आई होप आपको दोनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं और एक और एग्जांपल देखते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने इन चीजों को सुना होगा कि ऐसा कहा जाता है। आगे बेटा आप समझिए, जैसे कभी कभी आप कहते हो ना कि ऐसा कहा जाता है या ऐसा सुना जाता है कि ईमानदारी अच्छी नीति है, तो इस अर्थ में देखिए आप, इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। कहा जाता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ऐसा कहा जाता है कि इट इज सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक। आपने इस तरीके से प्रयोग में लाया कि ऐसा कहा जाता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ऐसे जगहों पर आपने इट का प्रयोग किया। तो आई होप इन्फिनेटिव, जीरंड और क्लॉज के बदले में कैसे इट का प्रयोग किया जाता है आपको समझ में आया होगा। फिलहाल अभी आप इट के प्रयोग के बारे में पढ़ रहे हो, जब मैं आपको इन्फिनेटिव और जीरंड और क्लॉज के बदले, सॉरी, क्लॉज के बारे में पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आपको इट का यूज अलग से फिर से बताया जाएगा, ठीक। अभी आप केवल एक जानकारी के रूप में इट का यूज कर रहे हो, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप इट को प्रयोग में ला सकते हो। चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल देखते हैं जहां इट का प्रयोग होता है। अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं बेटा, तो मैं कह सकता हूं कि इट का प्रयोग जो होता है वो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट अर्थात नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए भी प्रयोग में आता है। जोर डालने के लिए, ठीक। तो इट का प्रयोग किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट अर्थात नाउन या प्रोनाउन पर जो सब्जेक्ट के रूप में आया है, जोर डालने के लिए भी किया जाता है। कैसे? जैसे मैं कह सकता हूं कि इट इज राम हु ब्रोक द चेयर। यह राम है जिसने कुर्सी तोड़ा था, ठीक। तो आप देखिए, इट इज राम, राम पर जोर डालने के लिए इट का प्रयोग किया गया है कि यह राम है, अर्थात राम ने ही कुर्सी को तोड़ा है, इस अर्थ में। एक और एग्जांपल देखिए, आप कह सकते हो जैसे इट वाज ही। अब यहां पर देखिए ही क्या है, प्रोनाउन है और इस पर इट जोर डाल रहा है कि वह वही था या वही था जिसने गलती किया, ठीक। वही था जिसने गलती किया। तो देखिए अब वहां पर जोर डालने के लिए इट का प्रयोग हुआ है, यहां राम पर जोर डालने के लिए इट का प्रयोग हुआ है। तो इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट अर्थात नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए किया जाता है। यह है इट की क्लास का या इट का रूल नंबर 5 अगर मैं कहूं तो। आप कायदे से इसे नोट करिए और समझते चलिए, याद करते चलिए। बहुत ही सिंपल सा रूल है, जहां पर भी बताना हो कि यही थे इन्होंने ऐसा किया, या राधा थी जिसने तुम्हारी सहायता की, या यह मीरा थी जिसने इस मामले में गलती की, या यह मोहन था जिसने इसका बचाव किया, तो कहने का मतलब कि काम करने वाला कोई करता होगा और उस पर जोर डालने के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको यह चीज समझ में आ गई होगी। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं और हम नेक्स्ट रूल पे चर्चा करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट रूल की बात करूं बेटा, तो इट का प्रयोग फ्रेज या क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए किया जाता है। किसको? फ्रेज या क्लॉज अर्थात वाक्यांश या उपवाक्य को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं एक क्लॉज को ले लूं, मैं कहूं कि दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे, कि आज रिकॉर्ड टूटेगा,
इज पॉसिबल, संभव है कि ये लिखा है दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे, कि आज रिकॉर्ड टूटेगा, इज पॉसिबल, संभव है। अब मुझे इसको इंट्रोड्यूस कराना है, इसको कहने का मतलब ट्रांसफॉर्म करके लिखना है, और मैं इट का प्रयोग करना चाह रहा हूं, तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूं कि इट इज पॉसिबल दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे। ठीक, तो इस तरीके से आप क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए इट का प्रयोग करते हो। मैं इसे रफ कर रहा हूं जगह की कमी की वजह से, और हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो इससे रिलेटेड है। पहला एग्जांपल था दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे इज पॉसिबल। ठीक, मैं इसे रफ कर रहा हूं, हम एक एग्जांपल और देखेंगे इस नियम से रिलेटेड। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे बेटा मैं पहले लिखता हूं, जैसे टू ईट दिस थिंग इज नॉट गुड फॉर यू। देखिए यहां पर फ्रेज में उठा रहा हूं, टू ईट दिस थिंग इज नॉट गुड फॉर यू। अगर मुझे इसे इट का प्रयोग करके लिखना हो तो मैं इट का प्रयोग करके इसे इस प्रकार लिख सकता हूं, या इसके लिखने में इट का प्रयोग ऐसे होता है कि इट इज नॉट गुड फॉर यू। आप फॉर यू पीछे भी ले जा सकते हो, टू ईट दिस थिंग। तो इस तरीके से फ्रेज या क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास में हमने इट के यूजेस से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और यूजेस के बारे में जानेंगे, और नेक्स्ट क्लास हमारी जो बेसिकली एक तरीके से कहिए समर्पित होगी वो दिस को होगी, और उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि दिस और इट में क्या अंतर है। तो आज की क्लास में हमने इट के यूजेस के बारे में चर्चा की। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और नियमित तौर पर जब भी जैसे क्लास अपलोड होती है उसे देखिए, अपने नोट्स में शामिल करिए, पढ़ते रहिए, और लाइक कमेंट और शेयर भी कर दिया करिए। जल्दी आपसे एक और क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।